नमस्कार, आप देख रहे हैं देशहित, अपना पसंदीदा शो, और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मुहर्रम का आज पहला दिन है, लेकिन पहले ही दिन उत्तर प्रदेश में खास समुदाय के कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं, उनके फैसले को चुनौती दे रहे हैं। योगी ने कहा था कि मुहर्रम पर शस्त्र मत दिखाना। उनका ऐलान था कि तलवारबाजी नहीं चलेगी, हथियार का प्रदर्शन नहीं चलेगा। लेकिन यूपी के मौलाना और कई मुस्लिम युवक कह रहे हैं कि तलवार तो चलाएंगे जी। ईद पर योगी ने जो फरमान जारी किया था उसे मुसलमानों ने माना था, लेकिन मुहर्रम पर योगी और मुसलमान हैं आमने सामने। कोई भी पर्व और त्योहार हो, परंपरागत तरीके से हो, परंपरा से हटकर कुछ भी हम न होने दें। तलवार भी निकलेगी और तलवार चलेगी भी, और हम लोग वह कमर लगाएंगे भी। खून आप बहाइए, सड़क के ऊपर बहाइए, और अभी 10 दिन बाद आप देखिएगा इन्हीं सड़कों के ऊपर 8 दिन बाद से खून बहना शुरू हो जाएगा। मुहर्रम में ताजिया जुलूस के दौरान हो रही तलवारबाजी को देखकर ये मत समझिएगा कि ये तस्वीर आज की है। ये तस्वीर पुरानी है, नहीं तो सिर्फ कहानी है। और नई कहानी ये है कि यूपी की राजधानी में कुछ लोग जी न्यूज के कैमरे पर आकर बोल रहे हैं कि वो मुहर्रम के जुलूस में तलवार लहराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो योगी का आदेश नहीं मानेंगे। बंदी चाहती लगाई जाए, शिया है वो तो काम करेंगे, समझे आप। जो मातम करने वाले मातम करेंगे, जंजीर लगाएंगे, कमा लगाने वाले कमा लगाएंगे। बंदिश नहीं मानेंगे। बंदिश हम लोग कोई मान ही नहीं सकते हैं, चाहे इतना रोक कोई भी रोक कर दे। बंदिश तो बहुत लगाई गई है, लेकिन उस पर हम लोग उसको नहीं मानेंगे। क्यों? ये हम लोग अपने धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसमें कोई रोक कर ही नहीं सकते। वो छोरी लगाते हैं, खमा लगाते हैं, जंजीर लगाते हैं, तलवारबाजी भी, तलवार अपने को वो करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तलवार भी निकलेगी और तलवार चलेगी भी, और हम लोग वह कमर लगाएंगे भी। खून बहाएंगे, इसीलिए हम लोग पैदा किए गए। सीधी सीधी बात है। हम लोग की जिंदगी जो है तो इमाम हुसैन के लिए है। उन्हीं के नाम पर मरना है, उन्हीं के नाम पे जीना, उन्हीं के बदले में खाते हैं सदके में। जो बंदिशें लगाई गई हैं तलवार, हम मानेंगे नहीं उसको। ये लोग लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े के आसपास रहते हैं। ये वही जगह है जहां से ताजिया निकाला जाता है और इसे छोटे इमाम बाड़े तक ले जाया जाता है। मुहर्रम के 10वें दिन निकलने वाले ताजिया जुलूस में शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है। कई जगहों पर तलवारें लहराई जाती हैं। योगी सरकार ये नहीं कह रही कि मुहर्रम मनाने की परंपरा तोड़ दो। सरकार का आदेश है कि शस्त्र मत दिखाओ, त्योहार के नाम पर नई चीजें मत जोड़ो, दूसरों की भावनाएं आहत मत करो। अच्छी बात यह है कि ये मैसेज उत्तर प्रदेश के शिया धर्म गुरुओं तक भी पहुंचा है और वो इसे बखूबी समझ भी रहे हैं। साथ ही शिया मुसलमानों तक इस मैसेज को पहुंचा भी रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उधर ऑर्डर आया था तो उसमें हमारा ये ऑब्जेक्शन था, तो उन्होंने कहा जो परंपरागत तरीके से होता आ रहा है, नई चीज कोई करी नहीं जाएगी, पुरानी चीज कोई रोकी नहीं जाएगी। जो जंजीर का और खमा का मातम होता है उसमें कभी न रोक रही है और न ही इस साल है, क्योंकि अगर आपका ये मैसेज चला जाएगा कि उसके ऊपर पाबंदी है तो बड़ी हैजानी कैफियत होगी। यूपी पुलिस योगी के आदेश का पालन करवाने के लिए ग्राउंड पर एक्टिव है। लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े के पास भी पुलिस की तैनाती है। परंपरा के हिसाब से जुलूस निकलता है तो सब ठीक रहेगा। अगर तलवार लहराई जाएगी तो योगी ने पुलिस को कड़े एक्शन लेने की खुली छूट दे दी है। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर कमर कस चुका है। एक बार फिर अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाए जाने का काम चल रहा है। जैसे ही सर्वे पूरा होगा, नदियों का रास्ता रोकने वालों और उस इलाके को जो एक अवैध निर्माण उसमें होगा, बाबा का बुलडोजर अपने पैरों तले रौंद देगा। लखनऊ के अकबर नगर के बाद 4 ऐसे इलाके चिन्हित किए जा रहे हैं जहां बाबा के एक आदेश के बाद बुलडोजर अगले मिशन पर जुट जाएगा। कौन है ये इलाके? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा जब किसी अतिक्रमण को देखते हैं, उनके बुलडोजर एक्शन मोड में आ जाते हैं, क्योंकि बाबा की सख्त हिदायत है कि जिस किसी ने अवैध निर्माण करने का दुस्साहस भी किया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अब जरा इन अलग अलग तस्वीरों को देखें, याद करें। तस्वीर नंबर 1, ये लखनऊ में अकबर नगर की वो तस्वीरें हैं जहां कुकरैल नदी का रास्ता अवैध निर्माण से रुक गया था और अब यहां ये हालात हैं। तस्वीर नंबर 2, यहां इन तस्वीरों में बुलडोजर बाबा की सख्ती का आलम यह है कि कुछ दिनों पहले खुद ही यहां लोगों ने हाथों में हथौड़ा थाम अवैध निर्माण ढाए थे। तस्वीर नंबर 3, ये बुलडोजर अब नए मिशन की तैयारी में जुट रहे हैं। इन्हें बस बुलडोजर बाबा के हुक्म का इंतजार है। इसके बाद ये फिर अवैध निर्माण ढहाने में जुट जाएंगे। आपको बता दें कि अब अबरार नगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर और पंत नगर में अवैध निर्माण गिराने का अभियान छेड़ने की तैयारी हो रही है। लखनऊ नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने आज से रहीम नगर में सर्वे करना शुरू कर दिया है। जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं और जो अलग अलग विभाग हैं इससे संबंधित, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, एलडीए विभाग हो, नगर निगम हो या फिर पीडब्ल्यू हो, तो इसके अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी यहाँ पर मौजूद है और जो ये घर आप देख पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं उसकी जद में ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो सूचना मिली है कि सिंचाई विभाग ने अपना जो सर्वे किया है उनकी जो ज़मीन है उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 50 मीटर तक का जो एरिया है नदी से वो लिया जाएगा। 7 दिनों तक कुकरेल नदी के आसपास सर्वे के बाद रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद बुलडोजर बाबा कार्रवाई की तारीख तय करेंगे। वैसे जैसे ही पुलिस और अधिकारियों की टीम रहीम नगर में सर्वे करने पहुंची, यहां हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। इन लोगों का दावा है कि इनके पास पक्के कागज और रजिस्ट्री भी हैं। रजिस्ट्री है हमारे पास, रजिस्ट्री कागज सारे मजबूत हैं? मजबूत जी। जो हमारे पास लीगल कागज हैं वो देख लीजिए, हमारा जो बच सकता है वो बचाइए। अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं और कुकरेल नदी से किनारों की नपाई का अवैध जगहों को चिन्हित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है, अधिकारी तमाम पहुंचे हुए हैं। ये घर आप देख सकते हैं, इस पर यहाँ पर लाल निशान लगा दिया गया है, यानी कि ये घर अब कार्रवाई की जद में आएगा। और ये पूरी लाइन जो सीधे है, जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, तमाम बड़े घर यहाँ पर बने हुए हैं। इन पर भी अब आगे जो है सर्वे किया जा रहा है, जिसके बाद आगे कार्रवाई इस क्षेत्रों में भी हो सकती है। प्रशासन के मुताबिक कुकरेल नदी के बाहर क्षेत्र के अलावा दोनों तरफ 50-50 मीटर तक हुए अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। खुर्रम नगर से कुकरेल की तरफ जाने वाली सड़क पर 50 मीटर बाद ही अबरार नगर का इलाका शुरू होता है। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अटेंडेंस की व्यवस्था क्यों बनाई गई है? ताकि कौन कब आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका पता चले। और अब तो डिजिटल जमाना है ना, इसीलिए अटेंडेंस भी डिजिटल लगाना चाहिए। लेकिन यूपी में सरकारी टीचर्स को इस पर आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है। राज्य के सरकारी टीचर्स ने योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर का ही उल्लंघन कर दिया। डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाने के लिए टीचर्स ने ऐसे ऐसे बहाने सुनाए हैं कि उनके स्टूडेंट्स भी पीछे रह जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी स्कूलों को व्यवस्थित बनाने के मकसद से सरकारी टीचर्स के लिए लाइव डिजिटल अटेंडेंस की शुरुआत की है। इस आदेश का आज पहला दिन था, लेकिन यूपी के कई जिलों के सरकारी टीचर्स ने योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर को दरकिनार कर दिया। जी न्यूज ने प्रदेश के कई शहरों में सरकारी स्कूल में टीचर्स से बात की। उन्नाव में टीचर्स ने डिजिटल अटेंडेंस न करने के कैसे कैसे बहाने बनाए, ये जरा ध्यान से सुनिए। मैडम जी के बहाने सुनिए। मार्ग में आने वाली बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिसको हम पहले से कुछ भी नहीं जान सकते कि हम रास्ते में चल रहे हैं, क्या समस्या आएगी। अचानक रास्ते में आप अगर अभी ऑन स्पॉट कई विद्यालयों में जाइए और देखिए कि कहीं पर रास्ते में होता है कि पेड़ गिर गया है, कहीं पर कीचड़ है, दलदल है, पानी भरा हुआ है। डिजिटल अटेंडेंस आज किया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। आपने भी डिजिटल अटेंडेंस नहीं किया? नहीं, क्योंकि मेरा भी ऐप चल नहीं है। ऐप नहीं चल रहा है या संगठन ने जो विरोध किया था उसकी वजह से? नहीं, ऐप भी नहीं चल रहा है और हम सब लोग साथ ही हैं।
विरोध कम, लेकिन डिजिटल अटेंडेंस न करने के पीछे टीचर्स के बहाने अजब गजब थे। जी न्यूज की टीम लखनऊ के एक सरकारी स्कूल पहुंची तो वहां के टीचर्स ने योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर का उल्लंघन किया। टीचर्स बाह पर काली पट्टी बांधे हुए नजर आई। मतलब न सिर्फ ये योगी सरकार के फैसले का उल्लंघन किया, बल्कि उसका विरोध भी किया। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आधे घंटे का समय भी दिया गया है कि 8:30 बजे तक ये अटेंडेंस यहाँ पर स्कूल में आकर लगाई जा सकती है। लखनऊ के पास सीतापुर के सरकारी स्कूल के भी टीचर्स ने छात्रों के सामने ही बहाने बनाए। अटेंडेंस आज आपने दी या नहीं दी? नहीं आई। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं और आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे भी नहीं पहुँच पा रहे हैं और मौसम खराब है, इस वजह से बहुत दिक्कतें हो रही। ये मैडम कह रही हैं कि बच्चे नहीं पहुंचे, इसीलिए डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाया। एक और मैडम का बहाना सुनिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, पहली बात तो नेटवर्क सही नहीं आता है। दूसरी चीज ये है कि कभी भी किसी के साथ कोई भी आपका कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, इसलिए लाइव अटेंडेंस देना बड़ा मुश्किल है। मैडम कह रही हैं कि रास्ते में दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाई। एक मैडम तो ये कह रही हैं कि कम सैलरी है, इसीलिए न समय पर आएंगे न लाइव डिजिटल अटेंडेंस लगाएंगे। इसलिए अटेंडेंस नहीं देना चाहते क्योंकि हम इतना अल्प मानदेय पाते हैं कि टाइम से आना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम भी आना चाहते हैं और आते हैं बराबर। सोचिए, टीचर का बहाना, समय पर आते हैं लेकिन लाइव अटेंडेंस नहीं लगाएंगे क्योंकि सैलरी कम है। हमारे सब लोग इकट्ठा होंगे और जैसा फिर मशवरा होएगा वैसे करेंगे। अच्छा, मतलब आज डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाई गई है? हाँ, अभी नहीं लगाई, अभी तो नहीं लगाई। अच्छा, मतलब आप सब लोग आज मुख्यालय जाएंगे, वहाँ पे अपनी बात रखेंगे, सब टीचर जाएंगे? बता तो यही रहे सब लोग। आज नहीं लगी ना डिजिटल अटेंडेंस? हाँ, आज नहीं लगी। दरअसल टीचर्स की कई मांग है, जिसकी वजह से वो डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में हैं। बरसात में डिजिटल अटेंडेंस स्थगित किया जाए, 15 CL, 30 EL और 15 हाफ डे दिया जाए। टीचर्स की सैलरी बढ़ाई जाए। सर, मैंने अटेंडेंस अपनी सेल्फी ले ली है और टाइम से पहले मैं यहाँ पे आ गई थी, 7:15 पे यहाँ पे आ गई थी, पर मैं ऑनलाइन जो डिजिटल हाजिरी है उसके मैं विरोध में हूँ। हमें भी प्रॉब्लम है ना आने में, अगर आने में वैसे तो कोई हमें विरोध ऐसा नहीं है कि डिजिटल अटेंडेंस ना ली जाए, लेकिन लेडीज़ की सुविधा के देखते हुए उन्हें थोड़ी हमें रियायत देनी चाहिए। कभी कोई इमरजेंसी हो जाए या फिर तबीयत किसी की ख़राब हो जाए तो हम कहाँ से, बरसात हो रही है, कहाँ से हम डिजिटल अटेंडेंस में शामिल हो पाएंगे। वैसे सरकारी आदेश के मुताबिक सुबह 7:45 से 8 बजे तक स्कूल पहुंचने का आदेश है और अभी अटेंडेंस के लिए अतिरिक्त 30 मिनट का समय भी दिया जा रहा है। बावजूद इसके टीचर बारिश में फंसने, हादसा होने और कम सैलरी जैसे ऊल जुलूल बहाने बना रहे हैं। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह बीएसपी भी अब वहां ताल ठोक रही है। इस बार सभी दलों का फोकस सबसे ज्यादा दलित वोट बैंक पर है। इस रिपोर्ट में हम आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मायावती का नया प्लान उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में योगी का काम आसान कर सकता है और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश के सभी सियासी दल दलित हित में कुछ करें या ना करें, लेकिन दल हित में दलितों के दरवाजे पर जरूर दस्तक दे रहे हैं। बीजेपी घर घर जाकर दलितों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाएगी, तो कांग्रेस हर जिले में दलित चौपाल करेगी। अखिलेश यादव की पार्टी गांव-गांव में पीडीए पंचायत कर रही है और अब मायावती की पार्टी बीएसपी गांव-गांव जाकर दलित पंचायत करने जा रही है। यानी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबका दिल दलित पर जाकर अटक गया है। मायावती को लोकसभा चुनाव में जिस तरह बड़ा झटका लगा, बसपा एक भी सीट जीतने में नाकाम रही, उसे देखकर बहन जी अब एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को
दलित पंचायत कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। दलितों के घर जाना, उनके घर खाना खाना, ये सब अब उपचुनाव तक लगा रहेगा। लेकिन अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर मायावती के प्लान से योगी का काम कैसे आसान हो सकता है और कैसे इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी की जंग जीती तो इसमें सबसे बड़ा रोल दलितों का रहा, जो मायावती से छिटक कर इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गए। जाटव और नॉन जाटव मिलाकर उत्तर प्रदेश में 21% दलित आबादी है। लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी को 24% जाटव वोट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 25 और बीएसपी को 44% जाटव वोट मिले हैं। वहीं नॉन जाटव वोट में 29% बीजेपी को मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को लगभग 56% वोट मिले। वहीं बीएसपी सिर्फ 15% वोट ही अपने पक्ष में कर पाई और इसीलिए इतना बड़ा फर्क नतीजे में देखने को मिला। नॉन जाटव वोटर्स में अगर बसपा ने अपना प्रदर्शन सुधारा तो इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ सकता है, और अगर इंडिया गठबंधन का वोट शेयर गिरेगा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब अगली खबर का रुख करते हैं। मुस्लिम लड़कियों को बड़ी साजिश के तहत धर्म बदलवाने की साजिश हो रही है। यह आरोप इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का है। भड़काऊ भाईजान तौकीर रजा आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम युवकों के खिलाफ भी बड़ी साजिश हो रही है। आखिर मौलाना तौकीर रजा अपनी कौम को भड़का क्यों रहे हैं? क्या है उनका मकसद? आखिर कहना क्या चाहते हैं तौकीर रजा? दिखाया कुछ और जा रहा है, असल मामला कुछ और है। असल साजिश आपके खिलाफ हो रही है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं जा रही है। ये जनाब मौलाना तौकीर रजा साहब हैं, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख। ये मुस्लिम कौम को आगाह कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को बड़ी साजिश के तहत मजहब बदलवाने की मुहिम चलाई जा रही है, उनकी शादी करवाई जा रही है। क्यों हो रहा है ये सब? मौलाना तौकीर रजा उसकी वजह भी खुद बता रहे हैं। असल साजिश ये है कि मुस्लिम नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है और नशा इतना आसान कर दिया गया है, बेचने वाला भी मुसलमान है, खरीदने वाला भी मुसलमान है, और ये काम सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है। तौकीर रजा यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि हिंदू बस्ती में ऐसा नहीं होता। हिंदू मोहल्लों में मैंने देखा है कि वहाँ का हालात ठीक ठाक है। मुस्लिम बस्तियों में देर रात तक लड़के चबूतरों पर, लिंटरों पर बैठे हुए हैं, गोल के गोल बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मोबाइल पे बिजी है, ये काहे में बिजी है, असल में वो नशे में बिजी है। मौलाना तौकीर रजा आरएसएस पर भी मुस्लिम विरोधी अभियान चलाने का मनगढ़ंत आरोप मढ़ रहे हैं। हालत यह है कि मुस्लिम समाज के बड़े लोग भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये सब सामने है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं खुल करके कहूंगा कि इस तरह की साजिशों पर लगाम लगनी चाहिए और मौलाना तौकीर रजा ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। वैसे यूपी के मंत्री संजय निषाद के मुताबिक तौकीर रजा ऐसे बयान सुर्खियों में बने रहने के लिए ही दे रहे हैं। उनकी सच्चाई जगजाहिर है। जो जैसा करता है वो वैसे है। धर्म परिवर्तन कौन कराया है भारत में सबको पता है, तो इस चीज़ को सब पता है। ये लोग सुर्खियों में बने रहने के नाते एक अपने विशेष वर्ग को खुश करने के लिए जो भी उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। दूसरी ओर एक रिपोर्ट में यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक लव जिहाद के लिए धर्म परिवर्तन के 427 मामले सामने आए हैं। उम्मीद है कि तौकीर रजा जैसे लोग अपना उल्टा चश्मा उतारकर इन आंकड़ों को जरूर सीधा देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक और सच दिखाते हैं आपको, जिससे आपको साफ हो जाएगा कि तौकीर रजा कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। देखिए, नवंबर 2022 में श्रद्धा वालकर हत्याकांड आज भी कोई नहीं भूला है। आफताब ने श्रद्धा को प्रेम जाल में फंसाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए।
15 अगस्त 2023 को देहरादून में लव जिहाद का एक मामला सामने आया था। मुस्लिम युवकों ने खुद को हिंदू बताया और हिंदू युवतियों को प्रेम के जाल में फंसाया। फिलहाल मामला पुलिस में है। फिर याद कीजिए 29 नवंबर 2023 सारण में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां 16 साल की लड़की का धोखे से धर्म परिवर्तन किया गया था। यह मामला भी पुलिस में दर्ज है। फिर आ जाइए 1 मई 2024 पर दौसा में लव जिहाद का केस भी कोई भूला नहीं होगा, जब राशिद नाम के युवक ने नाम बदलकर पीड़िता को झांसा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए देशहित में अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि दीदी के लिए दिल्ली से क्या बुरी खबर है। अगर आप देशहित के नियमित दर्शक हैं तो आप जानते होंगे कि यौन उत्पीड़न के आरोपी शेख शाहजहां को बचाने के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। वही शेख शाहजहां जिससे संदेश खाली कांपता था। हाँ, तो खबर अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली पर बंगाल सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। ममता बनर्जी चाहती थी कि संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच न हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि सीबीआई जांच जारी रहेगी और फैसले के दौरान अदालत ने ऐसा सवाल पूछ लिया जो दीदी के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। शेख शाहजहां, संदेश खाली का वो सरगना जिसके होते हुए वहां की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती रही। शेख शाहजहां ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़ा रहा वो चेहरा जिसने शासन और प्रशासन के संरक्षण में रहकर अपराध की अलग दुनिया बसा ली। वो जमीन पर अवैध कब्जे करता रहा। दीदी आंखें मूंदे रही। उस पर महिलाओं से यौन शोषण के आरोप लगे। दीदी के सिपहसालार इस आरोपी को बचाते रहे। संदेश खाली के विलन पर जब सीबीआई जांच शुरू हुई तो ममता सरकार कोर्ट पहुंच गई। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। सीबीआई जांच हटाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से क्या कहा जानते हैं आप? अदालत ने पूछा कि इस मामले में आप इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही हैं? आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? ये सिर्फ सवाल नहीं था, ममता सरकार के लिए सच का आईना था जो उसे देश की सबसे बड़ी अदालत दिखा रही थी। और ऐसे मौकों पर टीएमसी कुछ बोले या ना बोले, लेकिन बीजेपी के नेता जरूर सामने आकर बोलते हैं। सत्य को परेशान किया जा सकता है, परंतु सत्य को हराया नहीं जा सकता। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की याचिका को, सरकार की याचिका को खारिज किया है, वो क्या याचिका थी? वो चाहते थे कि शाहजहां शेख को बचाया जाए, सीबीआई की जांच ना हो। संदेश खाली और शेख शाहजहां ममता राज में महिलाओं के खिलाफ बर्बरता के सिंबल बन गए। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी इस मुद्दे को उठाती रही, लेकिन यह पूरा मामला देश के सामने तब आया जब राशन घोटाले के आरोप में शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने पहुंची ईडी की टीम पर हमला किया गया। इस घटना के बाद शाहजहां अंडरग्राउंड हो गया। 55 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। पहले तो शेख शाहजहां का केस बंगाल पुलिस हैंडल कर रही थी, लेकिन ममता सरकार के विरोध के बाद भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकवादी सरेआम सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, लेकिन वो डरपोक हैं, कायर हैं। वो सेना से डरते हैं। आतंकी हमला करके जंगलों में छिप जाते हैं। उनके दिल में सेना का इतना खौफ है, इतना डर है कि वो घर के अंदर अलमारी के अंदर छिप जाते हैं। मेरे आगे ये जो आप अलमारी में गुप्त तहखाना देख रहे हैं, ऐसा ही गुप्त बंकर सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला है जिसमें आतंकी छिपते हैं। ये गुप्त बंकर ठीक वैसा है जैसा हमास के आतंकी इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 4 सेकंड में 6 फीट का एक इंसान अलमारी के अंदर समा गया। यह साधारण अलमारी नहीं, बल्कि आतंकियों का खुफिया बंकर है। इस खुफिया बंकर को समझने के लिए आपको पूरी तस्वीर ध्यान से देखनी होगी। यह आतंकियों का कमरा था। इसी कमरे में आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। जब सुरक्षा बलों ने कमरे में बनी अलमारी के नीचे एक छोटा दरवाजा खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस 3x2 की अलमारी के अंदर इतना गहरा तहखाना था कि एक इंसान आसानी से अंदर समा गया। खुफिया तहखाने के अंदर इतनी जगह है कि इसमें एक से ज्यादा आतंकी आ जाएं।
इस खुफिया बंकर को बम प्रूफ बनाया था। अंदर से सीमेंट के पत्थर लगाए गए थे। सुरक्षा बलों से छिपने के लिए बनाए गए थे बंकर। इन दोनों जगहों पे जो है वो टेररिस्ट ने जो है वो हाइड आउट बनाई हुई थी। पहला जो घर था वो जो है वो यावर अली डार का घर था। तो वहाँ पे एक हाइड थी घर में, जहाँ पे जिस हाइड का जो है वो टेररिस्ट कई महीनों से उसका इस्तेमाल करते थे। पुलिस के मुताबिक कुलगाम में ऐसा बंकर एक नहीं, मुठभेड़ वाली दोनों जगहों पर पकड़ा गया है। दक्षिणी कश्मीर में रविवार को 2 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चली थी। पहली कुलगाम के चिनगाम में, जहां सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए थे। ये चारों हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे। दूसरा अनंतनाग के मदरगाम में, जहां 2 आतंकवादी मारे गए थे। साउथ कश्मीर में टोटल 6 टेररिस्ट का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। 4 आतंकवादियों को ढेर करने के साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से हथियारों का इतना जखीरा बरामद किया जिसका इस्तेमाल कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले में किया जा सकता था। 4 AK-47 कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के मदरगाम में भी सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी। आतंकियों के पास से बरामद ये हथियार इस बात का सबूत हैं कि वो किसी बड़ी आतंकी वारदात की फिराक में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं माया नगरी मुंबई की। मुंबई में आज हाई टाइड और पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश माया नगरी का सुख चैन छीन रही है। पटरियां डूब चुकी हैं, उड़ानें रद्द हो रही हैं। समंदर के किनारे विकराल रूप लेते जा रहे हैं। सड़कें जलमग्न हो रही हैं। मुंबई में अगले 24 घंटे कुछ भी हो सकता है। मौसम इतना बिगड़ा हुआ है कि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मोर्चा संभालना पड़ा है। बारिश ने सितारों की नगरी को कैसे मुसीबत में डाल दिया है, आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। कहीं महाराष्ट्र में लोग भारी बारिश के बीच फंस गए हैं तो कहीं समंदर की उफनती लहरें मुंबई में डरा रही हैं। यहाँ मुंबई में हाई टाइड बड़े खतरे की आहट की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ खड़े लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि खतरा कैसा हो सकता है। पिछले 24 घंटे से मुंबई में भारी बारिश तबाही की कहानी लिखने की कोशिश कर रही है। सितारों की नगरी में कारें पानी पानी हो रही हैं। 50 से ज्यादा उड़ानें भी रद्द हुई हैं। विले पार्ले में सबवे में पानी भर गया है तो किंग सर्कल में सड़कों पर सैलाब आ गया है। LBS रोड पर भी जल भराव हो रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बारिश के बीच ट्रैफिक जाम भी आम हो गया है। कुर्ला में पटरियां डूबी पड़ी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी भी ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि मुंबई, ठाणे, पालघर और कोंकण बेल्ट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि हालात बिगड़े और जरूरत हुई तो आर्मी और नेवी की भी मदद लेनी पड़ सकती है। फिलहाल कोस्ट गार्ड की तैनाती की गई है। ये बारिश जो है ये कम समय में गिरी है और जो पूरी तरह व्यवस्था जो है कैरिंग कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ये बारिश हुई है। अगर ज़रूरत पड़े तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसको भी इतला किया है, उनको भी सूचना दी हुई है। वो भी हमारी मदद के लिए हमेशा तैनात है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश आम जीवन को चुनौती दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माया नगरी के बाद अब आपको पहाड़ों की ओर ले चलते हैं जहां भूस्खलन की तस्वीरें बता रही हैं कि बरसते पानी ने पहाड़ों को कितना मजबूर कर दिया है। यही नहीं, यूपी से लेकर बिहार तक हालात खतरनाक बने हुए हैं। नेपाल के रास्ते उफनती नदियां अयोध्या धाम तक भी अपना असर दिखा रही हैं। आखिर मौसम कैसे रौद्र रूप ले चुका है, देखिए इन खास तस्वीरों में।
बिहार से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बरसते बादल भयंकर बाढ़ का रूप ले सकते हैं। ये तस्वीरें बस उसकी शुरुआत भर हैं। यूपी के पीलीभीत पे लगातार हो रही बारिश किसी को भी सुकून नहीं लेने दे रही, जबकि पीलीभीत मेलानी रेलवे लाइन की पटरी हवा में लटकी दिख रही है। डर है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के खटीमा में बाढ़ के हालात बन गए हैं। हालत ये हो गई है कि पूरा शहर टापू बनता दिख रहा है। यहाँ पिथौरागढ़ में भी पहाड़ टूटकर गिरा तो करीब 45 लोग सड़क के दोनों छोर पर फंस गए। पिछले 36 घंटे से नैनीताल जिले में हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। भारी बारिश की वजह से नैनीताल के 4 स्टेट हाईवे, 4 जिला मार्ग और 30 ग्रामीण सड़क बंद करनी पड़ी है। लगातार हो रही बारिश का असर यह है कि टनकपुर में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। 30 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड की दिल दहलाने वाली तस्वीर भी सामने आई है। इस लैंडस्लाइड की वजह से पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड बंद हो गई है। नेपाल बराज से 3,94,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सहरसा में कोसी नदी ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लोग यहाँ जूझ रहे हैं। हम लोग की स्थिति बहुत बुरा है। धान का फसल बिल्कुल जो बिजरा खसाए थे सारा डूब के नष्ट हो गया। यहाँ से जाने में दिक्कत है। इतना पानी पूरा घर घर पानी। रद्दी हालत है। क्या घर घर पानी है। तो वाल्मीकि बराज से बीते रविवार को करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे गंडक और गंगा नदी किनारे रहने वाले लोग चिंता में पड़ गए। अयोध्या में सरयू नदी का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। बीते 2 दिनों में हुई भारी बारिश और पड़ोसी देश नेपाल द्वारा बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के कारण सरयू नदी ने अयोध्या फैजाबाद जिले के तटीय इलाकों में अपना क्षेत्रफल बढ़ा दिया है। बिहार में बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए 50 बोट, 700 लाइफ जैकेट, 400 लाइफ बॉय सहित आपदा से निपटने के कई उपकरणों का इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। जबकि राजस्थान में भीषण बारिश शहरों के लिए मुसीबत ला रही है। जयपुर में जलभराव की इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि केरल के कुन्नूर में भी पेड़ों के गिरने से मकानों को नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर रूस पहुंच चुके हैं। मोदी और पुतिन 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इस सबके बीच दोनों देशों के बीच होने वाली हथियारों की डील बहुत अहम है। बता दूं आपको कि भारत और रूस के बीच S-400 डील पर बात आगे बढ़ सकती है। दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2018 में एयर डिफेंस सिस्टम डील हुई थी। भारत को 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल भी चुके हैं। 2 सिस्टम का मिलना अभी बाकी है। रूस के Su-57 लड़ाकू विमान को लेकर बात हो सकती है। Su-57 रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। भारत ने इस विमान में दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा टैंक का काल माने जाने वाले मैंगो शेल्स पर भी बात बन सकती है। 3 VBM-17 मैंगो शेल्स टैंक को भेदने में सक्षम है। भारत के नजरिए से रूस के तीनों हथियार कितने अहम हैं, आपके लिए इस रिपोर्ट में सारी जानकारी है। रूस पहुंचे पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी तो रूस के डिफेंस गिफ्ट हैम्पर में भारत के लिए बहुत कुछ होगा। लेकिन 3 ऐसे हथियार हैं जिन पर बात हो सकती है। जिन हथियारों की डील भारत और रूस में हो सकती है वो ऐसे हथियार हैं जो चीन और पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ा सकते हैं। इनमें सबसे पहले S-400 है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये सिस्टम विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल हमले को रोकने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर तक 72 टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है। रूस ने 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को डिलीवर किए हैं।
लेकिन अब S-400 के कुछ पार्ट्स भारत में बने, इस पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा दोनों देशों में आसमान के बाहुबली पर भी बात बन सकती है। अब तक दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इस लिस्ट में चौथा नाम भारत का जुड़ सकता है। बहुत मुमकिन है कि 5वीं पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान पर भारत और रूस में बात बन जाए। सुखोई Su-57 रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। रूस के इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये फाइटर जेट 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी है, जिससे हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दागी जा सकती हैं। Su-57 दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान में से एक है। इसकी ताकत की वजह से ही नेटो देश इसे फैलन यानी हत्यारा कहकर पुकारते हैं। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है Su-57, जिसके आ जाने से बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लिए। और वास्तव में वो S-400 और राफेल मिलाकर चाइना और पाकिस्तान के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं, उसके ऊपर भी डील हो सकती है। इसके अलावा हिंदुस्तान में AK-203 जो दुनिया की सबसे बेहतरीन पर्सनल वेपन है, उसका मैन्युफैक्चर भी शुरू हो गया है। रूस के पास एक ऐसी शक्ति भी है जो दुश्मन के टैंकों का काल कही जाती है। ये शक्ति असल में मैंगो शेल्स हैं, जिनका निर्माण रूसी कंपनी रॉसबोरोन एक्सपोर्ट करती है। मैंगो शेल्स के लिए गन पाउडर भारत में ही बने हैं। 3VBM-17 मैंगो शेल्स टैंक को भेदने में सक्षम है। इन शेल्स की नोक बनाने के लिए टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। मैंगो शेल्स को सेना के T-72 और T-90 टैंकों से दागा जा सकता है। एक मैंगो शेल्स का वजन करीब 20 किलो होता है। भारत को रूस सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है। वर्ष 2018 से 2023 के बीच भारत ने करीब 42% हथियार रूस से ही आयात किए हैं। ऐसे में अगर रूस के साथ डिफेंस डील फाइनल होती है तो भारतीय सेना की शक्ति कई गुना बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन के विस्तारवाद पर लगाम कसने के लिए क्वाड संगठन बना, जिसमें भारत और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। जल्द ही समंदर में यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। कैसा होगा युद्धाभ्यास और इस युद्धाभ्यास के मायने क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर में ऐसे ही गरजेंगे हिंदुस्तान के वॉरशिप। इसी तरह दुनिया देखेगी हिंदुस्तान और क्वाड देशों की समुद्री ताकत। ऐसी तस्वीरें देखकर चीन की नींद हराम होना तय है और ये क्वाड देशों का मकसद भी है। दरअसल सूत्रों से खबर है कि इसी साल अक्टूबर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। समंदर में होने जा रहे इस युद्धाभ्यास का मकसद समंदर में बढ़ती चीन की दादागिरी पर लगाम कसना है, जो साउथ चाइना सी और हिंद महासागर के इलाके में ठोस जमाने की कोशिश करता है। चाइना एक तरह से सी रूट खोलने के लिए बहुत बेचैन है और उसका सी रूट नहीं खुल सकता जब तक ये पूरा डोमिनेशन साउथ चाइना सी का चाइना न कर सके। जाहिर है जब क्वाड के 4 सदस्य देश मिलकर अपनी समुद्री ताकत दिखाएंगे तो जिनपिंग का बीपी बढ़ना तय है, क्योंकि समंदर में चीन की दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है। इसीलिए चारों देश साथ आकर चीन को उसकी हद बताने की कोशिश में हैं। इस बार के युद्धाभ्यास में कई चीजें खास होने वाली हैं। 4 देशों का फोकस इंटर ऑपरेटिबिलिटी यानी कि एक दूसरे के सैन्य उपकरणों की जानकारी हासिल करना होगा।
इंटर ऑपरेटिबिलिटी में एक दूसरे के संचार, सूचना साझेदारी और ऑपरेशन में तालमेल पर फोकस किया जाएगा। चारों देश एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी के मद्देनजर ये ऑपरेशन खासी अहमियत रखते हैं। साउथ चाइना सी में जहां उसका रोजी रोटी का सवाल है, उसका पूरा ट्रेड रूट वहां से गुजरता है, और उस ट्रेड रूट पर अगर हम लोग दबदबा बनाते हैं या अपना इन्फ्लुएंस कायम एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में लाते हैं, तो ये चाइना के लिए एक दुखद बात होगी और वेस्ट के लिए कुछ अपना कॉलर खड़ा करने का एक मौका होगा। चीन की समंदर में दादागिरी से कई छोटे देश भी परेशान हैं, जो चीन का दबाव झेल रहे हैं। ऐसे में क्वाड देशों का शक्ति प्रदर्शन इन छोटे देशों का हौसला बढ़ाने वाला होगा। इस युद्धाभ्यास से चीन पर मानसिक दबाव बढ़ेगा और हिंद महासागर में चीन की साजिशें कम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात एलएसी पर चीन की गलवान जैसी साजिश की। इसमें शक नहीं है कि चीन सीमा रेखा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता रहता है जिससे भारत के साथ तनाव बढ़ता है। चीन के पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास अपना बेस बनवाया है। चीन पेंगोंग झील के पास बंकर्स का निर्माण भी कर रहा है। जिस जगह पर चीन बंकर बना रहा है वो एलएसी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बंकर्स को हथियार, ईंधन और आर्म्ड व्हीकल का ठिकाना बनाया है। चीनी बेस की दूरी गलवान घाटी से करीब 120 किलोमीटर दूर है। चीन की इस साजिश का खुलासा कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर हुआ है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति से दूसरे देशों की जमीन हड़पने की कोशिश करता है, लेकिन चीन की किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। देश हित में अब भारत के एक मित्र देश की बात करते हैं। फ्रांस में समय से पहले चुनाव कराना वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारी पड़ गया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव करवाया था, लेकिन इस चुनाव में पार्टी ही पिछड़ गई और वामपंथी गठबंधन सबसे ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रहा। वामपंथी गठबंधन की ज्यादा सीटें आने के बाद से फ्रांस में हिंसा शुरू हो गई और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब फ्रांस में दंगाइयों की सरकार बनेगी? आंसू गैस, हुड़दंग, ये तस्वीरें फ्रांस की हैं, जहां अराजकता ही अराजकता है। इस महीने के अंत में पेरिस में ओलंपिक शुरू होने वाले हैं और वहां अभी ये हाल है। दरअसल फ्रांस में आम चुनाव हुए जिसमें वामपंथी गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली। नतीजे आने के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हिंसा शुरू कर दी। झड़प के बीच कई जगहों पर पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए फ्रांस में 30,000 दंगा विरोधी पुलिस तैनात की गई है। जो फार राइट और फार लेफ्ट के बीच का जो तनाव है वो बढ़ गया है और इन तनावों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस में 30,000 अतिरिक्त पुलिस बलों को अक्रॉस द फ्रांस तैनात किया गया है और जाहिर है कि राजनीतिक रूप से ये फ्रांस के लिए एक संवेदनशील समय है। फ्रांस में हिंसा पूरी तरह से राजनीतिक है। वहां एक तरफ राइट विंग के समर्थक हैं तो दूसरी ओर लेफ्ट विंग के समर्थक। फ्रांस के आम चुनाव में वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को सबसे ज्यादा 182 सीटें मिली हैं। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति मैक्रो की रेनेसां पार्टी के गठबंधन को 168 सीटें मिली हैं, जबकि राइट विंग नेशनल रैली गठबंधन को सिर्फ 143 सीटें ही मिली हैं। हालांकि 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए जरूरी 289 सीटों के करीब कोई नहीं पहुंच पाया है। वामपंथी गठबंधन के आगे निकलने की खबर पर हजारों लोग जश्न मनाने के लिए पेरिस की सड़क पर जमा हो गए। इस भीड़ में कई लोगों के हाथों में फिलिस्तीन के झंडे भी देखे गए। माना जा रहा है कि वामपंथी संगठन में बहुत नेता मुस्लिम समर्थक हैं, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बहुत हद तक कट्टरता पर लगाम लगाई थी। वामपंथी पार्टी को बढ़त मिलने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें आशंका जताई जा रही है कि अगर फ्रांस में वामपंथी गठबंधन की सरकार बनती है तो कट्टरता को बढ़ावा मिल सकता है। वामपंथी गठबंधन की जीत के बाद मुस्लिम समर्थक जीत की खुशी मना रहे थे, लेकिन देखते ही देखते जश्न हिंसा में तब्दील हो गया।
फ्रांस में गठबंधन की सरकार चल रही थी, उसका कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में बड़ी हार के कारण राष्ट्रपति मैक्रों ने समय से पहले संसद भंग कर चुनाव करवा दिया। फिलहाल अब राष्ट्रपति मैक्रों किंग मेकर की भूमिका में हैं। अब वो सरकार बनाने के लिए दक्षिणपंथी गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर वामपंथी संगठन के साथ, इस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।